शहर के एक कैफे में विक्की बैठा है, उसके सामने रिया बैठी है जो कि काफी मॉडर्न लग रही है। बेबी गुड न्यूज है, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली, वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ग्रेट। मेरे मॉम डैड तो वैसे भी चिल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विक्की एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे शादी के बाद एडजस्टमेंट वाला ड्रामा नहीं चाहिए। हाँ, कोई ड्रामा नहीं होगा। सुनो, मुझे स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कबूतर खाने जैसे कमरे में पूरी जिंदगी निकाल दो। मुझे कम से कम 3-4 कमरे चाहिए अपने लिए, सब अलग होना चाहिए। अरे बेबी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अपना घर बहुत बड़ा है, हवेली जैसा है, हवेली जैसा। तुम्हें स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, सब एडजस्ट हो जाएगा। पक्का ना? देख लो, बाद में मुझे ससुराल सिमरका वाले लफड़े नहीं चाहिए। बेटा विक्की, अभी तो हाँ कर दे, वरना ये कैफे में ही ब्रेकअप कर लेगी। 3-4 कमरे तो क्या, वहाँ कुल मिलाकर 4 कमरे हैं, पर देखी जाएगी, बाद में कुछ जुगाड़ लगा लूंगा। अरे तुम बस शादी की शॉपिंग करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। गांव का घर है, दरवाजे पर फूलों की सजावट है। घर के बाहर मोहल्ले की औरतें जमा हैं। विक्की और रिया वहां खड़े हैं। रिया ने शादी का जोड़ा नहीं बल्कि एक बहुत ही स्टाइलिश फैंसी साड़ी पहनी है जो गांव के हिसाब से बहुत ज्यादा मॉडर्न है। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा है और रिया को देखकर हैरान है। ये भगवान, ये क्या पहन कर आ गई? देख रही है जानकी, ये बहू है या कोई फिल्म की हीरोइन? दर्जी ने कपड़ा चुरा लिया था क्या? अरे कलयुग है बहन, कलयुग। लगता है इसने उर्फी जावेद से ट्यूशन ली। राम राम, हमारे जमाने में तो घूंघट नहीं उठता था, यहाँ तो। रिया ये सब सुन लेती है। एक्सक्यूज मी आंटीज, आप लोगों के घर में टीवी नहीं है क्या, या सिर्फ सावधान इंडिया देखती हो? मेरी ड्रेस डिजाइनर है और आपकी सोच एक्सपायर्ड। अपनी एडवाइस अपने पास रखो, मुझे ज्ञान मत बांटो। अरे बहू चुप कर, ये बड़ी हैं तो बड़ी हैं तो बड़ों वाली बातें करे ना। मेरे कपड़ों पर कमेंट करने का हक मैंने अपने बाप को नहीं दिया, तो ये कौन होती हैं? गृह प्रवेश के बाद पूरी फैमिली हॉल में बैठी है। देखो, अब घर में एक और सदस्य बढ़ गया तो नियम कायदे साफ होने चाहिए। बड़ा कमरा बड़ी बहू सुमन और रवि का है, एक कमरा मेरे बेटे बहू का। और मेरे 3-4 कमरे कौन से हैं? काहे के 3-4 कमरे? ये कोई धर्मशाला है क्या? जो स्टोर रूम के पास वाला कमरा है वो खाली करवा दिया है। विक्की और तू उसी में रहोगे। What? Are you joking? वो कबूतर खाना? विक्की, तुमने तो कहा था हवेली है, मुझे स्पेस चाहिए था, और तुम मुझे एक ही कमरे में ठूस रहे हो। मेरे 10 सूटकेस तो उस कमरे में घुसेंगे भी नहीं। बहु धीरे बोल, घर है हमारा, एडजस्ट करना पड़ता है। सुमन भी तो रहती है ना एक कमरे में। सुमन भाभी गांव की है, मैं शहर की हूँ, मेरा लाइफस्टाइल अलग है। मुझे नहीं रहना उस छोटे से कमरे में। विक्की कुछ करो, वरना मैं अभी डैड को कॉल कर रही हूँ। रिया प्लीज शांत हो जाओ, अभी सबके सामने तमाशा मत करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। सिर्फ 1 हफ्ता विक्की, उसके बाद अगर मुझे स्पेस नहीं मिला तो इस घर में महाभारत होगी। यह कहकर रिया वहां से चली जाती है। अगली सुबह रिया किचन में खड़ी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने गैस पर कुछ चढ़ाया है जिससे जलने की बदबू आ रही है। अरे छोटी, ये क्या जल रहा है? हे राम, तूने हलवे की जगह कोयला बना दिया, गैस बंद कर। ओह गॉड, ये इंडियन खाना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कोई बात नहीं, हट, मैं ठीक कर देती हूँ। इसमें थोड़ा दूध और मावा डालकर इसका कुछ बना दूंगी। तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगी। सुमन जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उस जले हुए खाने को एक टेस्टी डिश में बदल देती है और फिर सबको सर्व करती है। अरे वाह, नई बहू ने तो कमाल कर दिया, स्वाद एकदम बढ़िया है। हाँ, मुझे तो डर था कि पता नहीं क्या बनाएगी। थैंक यू डैडी जी, मैंने शहर में कुकिंग क्लासेस ली थी। शुक्र है कोई हंगामा नहीं हुआ, क्रेडिट भले ही ये ले जाए। समय बीत जाता है, शाम का समय है, मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। हॉल में औरतें बैठी हैं। रिया ने फिर से स्टाइलिश ड्रेस पहनी है, वहीं सुमन सिंपल साड़ी पहनी है। उसे कहते हैं खानदानी बहू। देखो, सुमन को इतने साल हो गए, मजाल है कभी सर से पल्लू सरकाओ। पूरा घर संभालती है और एक नई वाली है, पूरी सर्कस की गुड़िया लग रही है। सही कह रही हो बहन, सुमन तो हीरा है, छोटी वाली तो बस शो पीस है। बस बहुत हो गया आप लोगों का, कब से बक 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 किए जा रही हैं। सुमन भाभी नौकरानी बनी रहती हैं तो मैं क्या करूं? मुझे शौक नहीं है घर की बाई बनने का। रिया, जुबान संभाल, वो जेठानी है तेरी, तो उन्हें बोलिए ना अपनी चापलूस पड़ोसन को चुप कराएं। खबरदार, जो किसी ने मेरे बारे में एक शब्द भी बोला, मुझे नहीं करवानी कोई रस्म, भाड़ में जाओ सब। रिया कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। कुछ दिनों बाद की बात है, सुबह का वक्त है। सुमन घर के बाहर अपने छोटे से बगीचे में काम कर रही थी। उसने वहां लौकी, टमाटर और मिर्ची लगा रखी थी। चलो, आज की सब्जी तो यहीं से निकल गई, बाबूजी खुश हो जाएंगे ताजी सब्जी देखकर। सुमन ताजी सब्जियां तोड़कर अंदर ले जाती है। ताजी सब्जियां देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है, रात का समय था। रिया और विक्की अपने कमरे में बैठे हुए थे। बस बहुत हो गया विक्की, आई एम डन। मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना।
अरे बेबी ऐसे मत बोलो प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम दो। टाइम? शादी को 6 महीने हो गए, मुझे क्या मिला? ये एक छोटा सा कमरा, और देखो तुम्हारे वो बड़े भैया रवि और वो महारानी भाभी सुमन, पूरा घर तो उनका है, और हम तो बस गेस्ट हैं यहाँ। नहीं रिया, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा सबको बराबर प्यार करते हैं। ओह प्लीज विक्की, बड़े हो जाओ, प्यार नहीं पॉलिटिक्स है ये। वो सुमन भाभी दिन भर काम करके मम्मी पापा को मस्का लगाती हैं और वो पिघल जाते हैं। वो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते, तुम बस उनके बुढ़ापे की लाठी हो। जायदाद तो बड़े बेटे को ही मिलेगी, देख लेना, कल को हमें सड़क पर निकाल देंगे। तुम सही कह रही हो, शायद कल पापा रवि भैया की तारीफ कर रहे थे कि वो कितना जिम्मेदार है, और मुझे तो बस डांट पड़ती है। विक्की, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हम हमेशा ही ऐसे घुट-घुट कर जिएंगे। मुझे पूरा घर चाहिए विक्की, हमारा स्पेस, हमारी लाइफ। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ रिया, बहुत प्यार करता हूँ, और तुम सही कह रही हो, अब और नहीं सहेंगे। तुम फिक्र मत करो, अब ये पूरा घर हमारा होगा, मैंने प्लान बना लिया है। अगली सुबह राघव और बड़ा भाई रवि आंगन में चाय पी रहे थे, तभी विक्की हाथ में एक फाइल लेकर आता है। पापा, खुशखबरी है, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग रही है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, बस ये उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, गवाह के तौर पर आपके और भैया के साइन चाहिए। अरे वाह, जीते रहो बेटा। देखा रवि, मेरा छोटा बेटा बड़ा साहब बनेगा। ला बेटा, कहाँ साइन करने हैं? अरे मैं तो अंगूठा लगाऊंगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राघव बिना पढ़े खुशी खुशी उन पेपर्स पर अंगूठा लगा देते हैं। रवि भी भाई पर भरोसा करके अंगूठा लगा देता है, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। अगला दिन दोपहर का समय था। रिया और विक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है विक्की, तू सामान क्यों फेंक रहा है? क्योंकि अब ये घर मेरा है माँ, और मेरे घर में फालतू कबाड़ के लिए जगह नहीं है। अरे क्या बक रहा है तू, पागल हो गया है क्या? पागल नहीं, मालिक हूँ अब मैं। ये देखिए, कल ही आपने अपनी मर्जी से ये पूरा घर मेरे नाम किया है। ये रहा आपका अंगूठा, अब ये घर विक्की और रिया का है। आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, धोखेबाज, तूने जॉब का झूठ बोलकर। ओ हेलो, आवाज नीचे। लीगल पेपर्स है ये, पुलिस बुलाऊंगी तो धक्के मार कर निकाले जाओगे। इज्जत से खुद निकल जाओ। हाय राम, जिस बेटे को लाड़ से पाला उसी ने आज सांप बनकर डस लिया। और तू रिया, तूने ही मेरे बेटे को भड़काया है। जब से तू आई है घर में आग लग गई है। हाँ, दे लो गालियां, बुढ़ापे में वैसे भी और क्या काम है। सुनो, इमोशनल ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे घर का इंटीरियर चेंज करवाना है। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। देखा, कहा था ना मैंने, मॉडर्न बहू लाने का नतीजा, ले डूबी पूरे खानदान को। चलो जी, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा। जिस घर की ईंट हमने जोड़ी, आज उसी से हम दूर हो गए। ए सुमन भाभी, रुको, वो जो बाहर तुमने सब्जी मंडी खोल रखी है ना, वो सब उखाड़ कर ले जाओ। मुझे वहाँ स्विमिंग पूल बनवाना है। ये भिंडी तुरई की गंदगी मेरे घर में नहीं चाहिए। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप जाती है और अपनी मेहनत से उगाई सब्जियों को उखाड़ कर एक थैली में भर लेती है। भगवान सब देख रहा है छोटी, आज तुमने हमें घर से निकाला है, कल वक्त तुम्हें कहाँ ले जाएगा तुम्हें ये भी नहीं पता। पूरा परिवार अपने ही घर से बाहर निकल जाते हैं। विक्की और रिया दरवाजा बंद कर लेते हैं। रात का समय हो चुका था। रास्तों पर भटकते हुए राघव, कौशल्या, अम्मा जी, रवि और सुमन एक पुराने घर के सामने खड़े हैं। ये उनके दूर के मौसा जी बनवारी का घर है। बनवारी लालची किस्म का इंसान है। अरे राघव, इतनी रात को क्या हुआ? मौसा जी, मुसीबत आ पड़ी है। छोटे बेटे ने धोखा देकर घर से निकाल दिया। बस आज रात के लिए सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। देखो भाई, घर में तो जगह नहीं है, वो पीछे एक कमरा खाली पड़ा है, चाहो तो वहां रह लो, पर देखो साफ सफाई तुम्हें ही करनी होगी। बनवारी उन्हें उस छोटे से गंदे से कमरे में ले जाता है जो उसके घर के ठीक पीछे बना था। हे भगवान, महल जैसे घर से निकलकर अब हम इस नरक में रहेंगे। माँ जी, रोने से कुछ नहीं होगा, अब जो है यही है। रवि जी, आप जरा वो जाले साफ कीजिए, मैं और माँ जी झाड़ू लगाते हैं। सब मिलकर काम में जुट जाते हैं। रवि और राघव जाले हटाते हैं। सुमन और कौशल्या धूल साफ करती है। देखते ही देखते वो गंदा कमरा रहने लायक हो जाता है। सुमन अपनी थैली से वही सब्जियां निकालती है जो वो घर से लाई थी। एक कोने में ईंटें रखकर वो चूल्हा बनाती है और सब्जी पकाती है। कैसा कलयुग आ गया है, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को धोखा देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। छी, शर्म नहीं आती इनको। कल की आई लड़की के लिए अपने उन माता पिता को छोड़ दिया जिसने इन्हें इतना बड़ा किया, सालों तक उनके खर्च उठाए। दादी, ये सब छोड़ो, अब खाना खा लो, सुमन ने खाना बना दिया है।
ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय था। राघव और रवि काम ढूंढने बाजार जा रहे हैं। सुमन कमरे की साफ सफाई कर रही थी। वो गंदा कमरा अब बहुत अच्छा हो चुका था। तभी बनवारी वहां आता है और कमरे को देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, इन लोगों ने तो मेरे कबाड़ खाने को ताजमहल बना दिया। अब तो इसे अच्छे किराए पर चढ़ा सकता हूँ। तभी 2 आदमी आते हैं जो किराए का कमरा ढूंढ रहे हैं। वो बनवारी को अच्छे पैसे ऑफर करते हैं। बनवारी का लालच जाग जाता है। वो तुरंत राघव और कौशल्या के पास जाता है। देखो राघव, 2 दिन हो गए, मुफ्त की रोटियां कब तक तोड़ोगे? इस कमरे का किराया 5,000 रुपए है। दोगे तो रहो, वरना रास्ता नापो। मौसा जी, अभी तो 2 दिन हुए हैं, बाजार में काम भी नहीं मिला ठीक से। थोड़ा रहम कीजिए, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। रहम दया गया भाड़ में। मुझे नकद पैसा चाहिए। देखो मेरे पास पार्टी खड़ी है जो अभी पैसे देने को तैयार है। तुम लोग अभी क्या भी निकलो। भाई साहब कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? बूढ़ी अम्मा जी है साथ में। अरे वो मेरी समस्या नहीं है, चलो निकलो बाहर, वरना सामान फेंक दूंगा। मजबूर होकर परिवार फिर से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। तपती धूप में पूरा परिवार सड़क के किनारे बैठा है। अम्मा जी रो रही हैं। हाय रे मेरी किस्मत, बुढ़ापे में ये दिन देखने थे। उस विक्की की तो सब कुछ उजाड़ दिया। अब तो बस मौत आ जाए ऐसी जिंदगी से। दादी ऐसा मत बोलिए, जब तक हम साथ हैं हर मुसीबत से लड़ लेंगे। पर जाएंगे कहाँ बहू, मुसीबत में तो अपने भी पराये बन जाते हैं। राघव कुछ और बोलने वाला होता है पर कौशल्या उसे रोक देती है। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ राघव। याद है वो जंगल के पास वाली अपनी जमीन, वो जो तेरे दादाजी ने खरीदी थी? हाँ माँ, वो बंजर जमीन, पर वो तो बहुत दूर है और जंगल में है। अरे दूर है तो क्या हुआ, अपनी तो है। वहाँ कोई किराए के लिए तो नहीं निकालेगा। चलो वहीं चलते हैं, झोपड़ी डाल लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, पर अपनी छत के नीचे रहेंगे। शाम होते होते परिवार जंगल के किनारे उस जमीन पर पहुंचता है जो उनकी थी। लेकिन नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जमीन पूरी तरह पथरीली है। वहां बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां हैं और जमीन ऊबड़ खाबड़ है। हे राम, ये जमीन है या पत्थरों का ढेर? यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। माँ, यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो हल चलाना तो दूर, खाट बिछाना भी मुश्किल है। तभी झाड़ियों में एक बड़ा सा सांप निकलकर दूसरी तरफ जाता है और सभी उसे देखकर डर जाते हैं। सांप? बाबूजी, यहाँ तो जान का खतरा है। नीचे जमीन पर सोई तो रात को पता नहीं क्या होगा। यहाँ घर बनाना तो नामुमकिन है। अब क्या होगा? आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं, सीधे कांटों में अटके। हमें रात होने से पहले कुछ सोचना होगा, वरना ये जंगल हमें निगल जाएगा। सब डरे हुए हैं और सूरज डूबने वाला है। तभी सुमन की नजर वहां खड़े एक विशालकाय पेड़ पर पड़ती है जिसकी टहनियां बहुत मोटी और दूर तक फैली हैं। बाबूजी, मिल गया घर। वो देखिए वो पेड़, हम वहीं रहेंगे। हैं? पेड़ पर बहू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हम इंसान हैं, लंगूर नहीं जो डाल डाल पर कूदेंगे। सही कह रही है तेरी सास। बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वानी है क्या? और अम्मा जी कैसे चढ़ेंगे? उनको तो सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूल जाती है। खबरदार जब मुझे बुढ़िया बोला। मैं अभी जवान हूँ, पर पेड़ पर रहना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए माँ जी, बाबूजी, जमीन पर देखिए ये जहरीले कीड़े, सांप और ये नुकीले पत्थर। यहाँ एक रात भी सोए तो सुबह का सूरज शायद ना देख पाए। वो पेड़ ही हमारी जान बचा सकता है। उसी की टहनियां मजबूत है, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। सुमन ठीक कह रही है बाबूजी। नीचे खतरा है, ऊपर रहना सुरक्षित रहेगा। कोई जानवर भी ऊपर नहीं आ पाएगा। पर बेटा गिर गए तो? नहीं गिरेंगे माँ जी, विश्वास रखिए। फैसला हो गया है। राघव जी और रवि पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। राघव जी एक डाल पकड़कर लटकने की कोशिश करते हैं पर फिसल जाते हैं। अरे मेरी कमर बेटा रवि, ये हमारे बस का नहीं है। अरे जवानी के दिन गए बेटा। रुकिए बाबूजी, ऐसे नहीं होगा, हमें सीढ़ी बनानी होगी। रवि जी, वो सामने वाले बांस काट लाओ। रवि और राघव मिलकर बांस काटते हैं। सुमन और कौशल्या अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा साड़ियों और कपड़ों को फाड़कर रस्सियां बनाती है। सुमन बहुत फुर्ती से बांसों को बांधकर एक मजबूत सीढ़ी तैयार करती है। अरे वाह, ये तो मजबूत लग रही है। बहू तूने तो कमाल कर दिया, तू तो इंजीनियर निकली। फिर सब एक एक करके पेड़ पर चढ़ते हैं। सब एक चौड़ी और मजबूत डाल पर पहुंच जाते हैं। हाय दैया, कितना ऊंचा है। चक्कर आ रहा है मुझे। अगर मैं लुढ़क गई तो सीधे यमराज के पास लैंड करूंगी। डरो मत माँ जी, ये डाल बहुत चौड़ी है। आज रात हम यहीं सो जाएंगे। रात हो गई है। अब सब एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। सुमन ने जो सब्जी पकाई थी वो सब मिलकर बांट कर खाते हैं। जिंदगी भर छत के नीचे सोए हैं, आज खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ सुकून है। हाँ दादी, और हवा भी कितनी ठंडी है। एसी भी फेल है सबके सामने।
सब लोग इस टहनी पर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन सबसे पहले उठती है। उठो उठो, बहुत सो लिया, अब अपना महल बनाना है। रवि जी, आप और बाऊजी लकड़ियां काट लाइए, मैं और माँ जी उन्हें बांधने के लिए जंगली बेले जमा करते हैं। आज तो शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल गया है, पर चलो अपना घर तो बनाना ही है। काम शुरू होता है। रवि नीचे से लकड़ियां फेंकता है, सुमन उन्हें कैच करती है। वो लोग पेड़ की मोटी टहनी पर लकड़ियों से एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। सुमन जंगली बेलों से लकड़ियों को कसकर बांधती है। सुमन, तुझे ये सब आता कहाँ से है? मायके में घर बनाती थी क्या? नहीं माँ जी, वो डिस्कवरी चैनल देखती थी ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, तब लगता था क्या फालतू है, आज वही काम आ रहा है। शाम तक आधा बेस तैयार हो जाता है। सब थके हुए हैं पर खुश हैं। आहा, अब लग रहा है बिस्तर पर लेटे हैं, कमर सीधी हो गई मेरी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है। रवि लकड़ियां ला रहा है, राघव उन्हें छील रहे हैं और औरतें घर का ढांचा खड़ा कर रही हैं। धीरे धीरे पेड़ पर एक सुंदर सी झोपड़ी का आकार दिखने लगता है। बस हो गया, हमारा घर तैयार। सब लोग अपने नए घर को देखते हैं। ये कोई आम घर नहीं, पेड़ की डाल पर बना एक अनोखा ट्री हाउस था। कमाल कर दिया तुमने, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने ये बनाया है। अगर परिवार एक साथ होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे वाह, हवा भी आ रही और धूप भी नहीं लग रही। ये तो सच में महल है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हम बेघर हैं। अब हम कहेंगे कि हम ऊंचे लोग हैं, सबसे ऊपर रहते हैं। सब हंस पड़ते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। बस बहुत हुआ, अब और कच्चा पक्का नहीं खाया जाएगा। आज तो कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का मन कर रहा है। अरे महारानी, ये जंगल है, तेरा मायका नहीं जहाँ जोमेटो से ऑर्डर कर देगी। यहाँ आग जलाएगी तो पेड़ जल जाएगा और हम सब तंदूरी चिकन बन जाएंगे। सही कह रही है तेरी सास, पता चले घर के साथ साथ हम भी भुन गए। भाऊजी, आपकी बहू कम अकल नहीं है। आप लोग बस नदी से मछलियां पकड़ कर लाइए, मैं चूल्हे का जुगाड़ करती हूँ। सुमन तेजी से सीढ़ी उतरकर नीचे जाती है। वो थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे जाती है, जहाँ उसे नदी किनारे चिकनी मिट्टी दिखती है। वो मिट्टी लेकर वापस लौटती है। अरे ये क्या उठा लाई? अब घर लीपेगी क्या? नहीं दादी, देखिएगा अभी। सुमन लकड़ी के फर्श के एक कोने पर पहले मिट्टी की सहायता से एक मोटा बेस बनाती है। फिर उसके ऊपर नदी से लाए हुए चपटे पत्थर जमाती है और फिर उसके ऊपर और मिट्टी लगाकर एक सुंदर सा चूल्हा तैयार करती है। लीजिए, अब नीचे पत्थर और मिट्टी है तो लकड़ी के फर्श तक आंच नहीं पहुंचेगी। हमारा घर सेफ है। शाम चूल्हा जलता है। रवि और राघव जो मछलियां लाए थे, सुमन उन्हें भूनती है और सभी एक साथ मिलकर खाते हैं। मजा आ गया आज तो। अगली सुबह पानी की मुसीबत। नदी दूर है और बाल्टी लेकर बार बार ऊपर नीचे चढ़ना आफत का काम है। अरे, एक बाल्टी चढ़ाने में तो सांस फूल जाती है, ऐसे तो प्यास से मर जाएंगे। बाऊजी, मेहनत गधे करते हैं, हम इंसान हैं। हम स्मार्ट काम करेंगे, हम टीम वर्क करेंगे। बाऊजी, आप नदी से बाल्टी भरेंगे और वहाँ उस पत्थर तक लाएंगे। माँ जी, आप वहाँ से लेंगी और दादी तक पहुँचाएंगी। दादी, आप बस रवि जी को पकड़ा देंगी और रवि जी आप नीचे से रस्सी में बांधकर ऊपर फेंकेंगे और मैं खींच लूंगी। काम शुरू होता है। राघव बाल्टी भरते हैं, कौशल्या को देता है। कौशल्या अम्मा जी को, अम्मा जी रवि को देती हैं और इसी तरह सभी आसानी से पानी भर लेते हैं। कुछ दिन बाद रात का समय है। अचानक छत पर कुछ खड़खड़ की आवाज होती है। कौन है? भूत है क्या? नहीं दादी, बंदर है। अगर अंदर आ गए तो हमें नुकसान पहुंचा देगा। हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह पूरा परिवार काम पर लग जाता है। रवि और राघव जंगल से कटीली झाड़ियां काट कर लाते हैं। इन झाड़ियों को घर के चारों तरफ और छत पर ऐसे बांध दो कि परिंदा भी पर ना मार सके। वो लोग घर की बारी दीवारों और छत पर कांटेदार झाड़ियां लगा देते हैं। लो भाई, अब तो यमराज भी आएगा तो पहले कांटे चुभेंगे उसे। अब चैन की नींद सोएंगे। एक हफ्ता बीत गया, घर बन गया, सुरक्षा हो गई, लेकिन अब सभी खाली बैठे बैठे बोरियत हो रही थी। बाऊजी, रवि जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर कब तक बैठेंगे? खाना खत्म हो रहा है, पैसे हैं नहीं, हमें कुछ करना होगा। बेटा, रोज बाजार जाते हैं पर इस उम्र में कोई मजदूरी भी नहीं देता। कहते हैं बुढ़े हो, घर बैठो। तो हम किसी के यहाँ नौकरी क्यों करें? हम खुद का काम करेंगे, हम खेती करेंगे। खेती कहाँ? इस बंजर जमीन पर या हवा में? हाँ माँ जी, हवा में। मेरा मतलब हम पेड़ पर खेती करेंगे। सुमन, मजाक का मूड नहीं है। पेड़ पर क्या उगाओगी? मैं मजाक नहीं कर रही। देखिए, जमीन खराब है लेकिन पेड़ की टहनियां मजबूत हैं। हम मिट्टी लाकर बड़े बड़े मटके या गमले बनाएंगे, उनमें खाद डालेंगे। और दादी, आपके पास वो पोटली में कुछ है ना? अरे हाँ, मेरे पास तो गांव से लाए हुए कुछ बीज है, मैं तो भूल ही गई थी। बस उन्हीं बीजों से हम अपना खेत बनाएंगे।
सुमन का कॉन्फिडेंस देखकर सबको यकीन हो जाता है। अरे चल भाई, अगर मेरी बहू कह रही है तो पत्थर पर भी फूल खिलेंगे, शुरू करते हैं। सुमन का खेती वाला आइडिया सबको काम पर लगा देता है। राघव और रवि मिट्टी खोद कर ला रहे थे। सुमन ऊपर खड़ी है, बाल्टी से मिट्टी खींच रही है। उफ बाबूजी, ये मिट्टी खोदना तो कसरत करने से भी ज्यादा कठिन है। अरे बेटा, जब सब्जी उगेगी ना तब ये मेहनत शहद जैसी मीठी लगेगी। रवि मिट्टी खोद कर लाता है, बाल्टी में भरकर रस्सी बांधता है। सुमन ऊपर से पूरी ताकत लगाकर खींचती है। लो भाई, आ गई मिट्टी। अब मिट्टी ऊपर आ गई थी। सुमन और रवि मिलकर पेड़ की टहनी पर क्यारियां बनाते हैं। देखिए, बीच में ये लंबी क्यारी बनेगी और साइड में हम गमले रखेंगे। माँ जी, अब आपका हुनर दिखाने का टाइम आ गया है, गमले बनाइए। कौशल्या और अम्मा जी गीली मिट्टी से बड़े बड़े सुंदर गमले बनाती है। फिर रवि नीचे आग जलाता है और उन गमलों को उसमें पकाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। कुछ भी कहो, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। अब पेड़ की टहनी पर खेत तैयार हो गया था। सभी मिलकर क्यारी में और गमलों में बीज बोते हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुमन जंगल में घूम रही थी। उसे एक जगह जंगली भैंसों का पुराना गोबर दिखता है। अरे वाह, ब्लैक गोल्ड, ये गोबर तो हमारी सब्जियों के लिए अमृत है। सुमन जल्दी से गोबर इकट्ठा करती है और फिर उसे अपने पेड़ वाले घर पर ले आती है। हाय बहू, ये क्या उठा लाई, बदबू आ रही है। माँ जी, ये बदबू नहीं, तरक्की की खुशबू है। ये खाद बनेगी और फिर देखिएगा हमारी सब्जियां कैसे रॉकेट की तरह बढ़ती हैं। सुमन खाद बनाकर पौधों में डालती है। समय बीतता है और फिर एक सुबह। अरे ओ सुमन, राघव, जल्दी आओ, देखो तो सही। सब दौड़कर आते हैं। देखते हैं कि क्यारियों में हरी हरी सब्जियां लग रही हैं। गमलों में छोटे छोटे बैंगन और टमाटर लटक रहे हैं। यह चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत है और हमारी बहू की अक्लमंदी। ये तो धरती माँ का आशीर्वाद है बाबूजी। भले ही हम जमीन से ऊपर हैं, पर जड़ें तो जमीन से ही जुड़ी है ना। सब्जियों की सफलता के बाद सुमन का दिमाग और तेजी से चलने लगता है। सुनिए सब लोग, सब्जियां तो हो गई खाने के लिए, पर हमें पैसे भी चाहिए। कपड़े, तेल, नमक सब खरीदना है। तो क्या करें, डाका डालें? नहीं माँ जी, हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। वो चिकनी मिट्टी याद है जिससे चूल्हा बनाया था? वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। हम उसके मटके, कुल्हड़ और खिलौने बनाकर बाजार में बेचेंगे। पर वो मिट्टी तो बहुत दूर नदी के उस पार है। तो क्या हुआ बाबूजी, ले आएंगे। जब पेड़ पर घर बना सकते हैं तो मिट्टी क्या चीज है। अगले दिन से काम शुरू होता है। रवि और राघव दूर से मिट्टी खोद कर लाते हैं। सभी औरतें उस मिट्टी को गूंथती हैं। कौशल्या और सुमन सुंदर सुंदर मटके और दिए बनाती हैं। अम्मा जी उन पर डिजाइन बनाती हैं। देख रही हो मेरी कलाकारी, जवानी में बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी मैं, आज फिर हाथ चल रहे हैं। हाँ माँ जी, आपके हाथ तो मशीन की तरह चल रहे हैं। ये बर्तन बाजार में हाथों हाथ बिकेंगे। फिर उन बर्तनों को आग में पकाया जाता है और बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं। रात का समय है। आज पहली बार घर की उगाई ताजी सब्जी बनी है। सब खाने बैठे हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है, पर कौशल्या और राघव दोनों बहुत दुखी हैं। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आज तो खुशी का दिन है, हमारी मेहनत सफल हुई, फिर आप लोग इतने उदास क्यों हैं? आज एक सच बताना चाहते हैं। वो विक्की जिसने हमें घर से निकाला, वो हमारा अपना खून नहीं है। क्या क्या कह रही है माँ? हाँ रवि, विक्की हमें एक मेले में मिला था। कोई उसे छोड़ गया था, हमने उसे अपना नाम दिया। और रवि, तुझे याद है तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी थी? हाँ बाबूजी, ताकि विक्की खुद पढ़ सके। घर में पैसे कम थे। तूने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि वो अफसर बन सके, और आज उसी ने हमें बेघर कर दिया। ये सोचकर कलेजा फट जाता है कि हमने सांप को दूध पिलाया। माँ जी, बाबूजी, आप लोग ऐसा मत सोचिए। आपने तो अपना धर्म निभाया ना। परवरिश में कोई कमी नहीं थी। अगर वो भटक गया तो ये उसकी किस्मत। पर दिल दुखता है बहू, अपना होता तो शायद। माँ जी, खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता बड़ा होता है। उसे अभी समझ नहीं है। वो उस मॉडर्न बीवी के चक्कर में अंधा हो गया है, पर देखना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सुमन की समझदारी भरी बातें सुनकर सबको थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन रवि, राघव जी और सुमन बाजार जाते हैं। रवि और राघव जी सब्जियां बेचते हैं और सुमन मिट्टी के बने हुए बर्तन बेचती है। अरे भाई साहब, ये पालक तो बड़ी हरी लग रही है, क्या भाव दिया? कहीं वो इंजेक्शन वाली तो नहीं है ना? आजकल तो भरोसा ही नहीं रहा। बहन जी, इंजेक्शन तो छोड़िए, इस सब्जी ने तो जमीन भी नहीं देखी। ये हवा में उगाई हुई शुद्ध देसी सब्जी है, हमारे पेड़ वाले खेत की। एक बार खाएंगी तो बाजार की सब्जी भूल जाएंगी। हाँ काकी, ले जाओ, ये भिंडी नहीं, विटामिन का बम है। दूसरी तरफ सुमन के पास भी भीड़ लगी है। वाह, ये कुल्हड़ कितना क्यूट है। इस पर ये पेंटिंग किसने की है? बहुत अच्छा लग रहा है ये तो।
मेरी दादी सास ने की है। 75 साल की उम्र में भी उनके हाथ मशीन की तरह चलते हैं। लीजिए मैडम, इसमें चाय पियेंगी तो मिट्टी की खुशबू और दादी का आशीर्वाद दोनों मिलेगा। और देखते ही देखते शाम तक उनकी सारी सब्जियां और बर्तन बिक जाते हैं। राघव और रवि पैसे गिनते हैं, उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है। बाबूजी, आज तो लॉटरी लग गई। इतने पैसे तो मैंने दिहाड़ी में महीने भर में नहीं कमाए थे। वहीं गांव में विक्की और रिया घर के हॉल में बैठे हैं। सामने एक एजेंट मिस्टर चोपड़ा बैठा है। टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हैं। देखिए विक्की सर, रिया मैडम, ये स्कीम नहीं अलादीन का चिराग है। ये एक नया प्रोजेक्ट है। आज 50 लाख लगाओगे, 6 महीने में 5 करोड़ पाओगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगा रहे हैं पैसा। सुन रहे हो विक्की, 5 करोड़, फिर हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ इस गांव वाले माहौल में मेरा दम घुटता है। पर रिया, 50 लाख हमारे पास कैश नहीं है और घर गिरवी रखना थोड़ा रिस्की नहीं है? डैड ने कितनी मेहनत से बनाया था ये घर। ओह गॉड विक्की, तुम और तुम्हारी वो मिडिल क्लास सोच। रिस्क है तो लाइफ है, सुना नहीं है? डैड डैड करना बंद करो। ये घर हमारा है, अब ज्यादा नाटक मत करो। साइन कर दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं बेबी, गुस्सा मत करो। मैं तो बस पूछ रहा था। लाओ, कहाँ साइन करना है? चोपड़ा जी, पेपर दीजिए। 1 महीना बाद भयंकर आंधी तूफान और बारिश का मंजर है। विक्की और रिया सड़क पर फटेहाल हालत में चल रही हैं। विक्की के कपड़े कीचड़ में सने हैं। उनका सब कुछ लुट चुका है। उनके साथ मिस्टर चोपड़ा ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, जिससे एक ही झटके में उनके घर और सब कुछ छिन गया। हाय, मेरी हील्स टूट गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विक्की। अगर तुमने उस चोपड़ा के बारे में पता किया होता तो आज हम सड़क पर नहीं होते। मुझे मेरे घर जाना है। चुप कर रिया, मेरी वजह से? तूने ही भेजा चढ़ाया था कि दुबई जाएंगे, 5 करोड़ मिलेंगे। अब 5 रुपए नहीं है जेब में। तेरे गहने, गाड़ी, घर सब बिक गया। तेरे लालच ने हमें भिखारी बना दिया। मुझे ठंड लग रही है विक्की, कोई मदद नहीं कर रहा। वो हमारे दोस्त जिन्होंने हमारी पार्टियों में मुफ्त की दारू पी थी, आज फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दोनों भटकते भटकते जंगल की तरफ आ जाते हैं। तूफान तेज हो जाता है। अचानक बिजली चमकती है और उन्हें सामने एक विशाल पेड़ पर जलती हुई लालटेन दिखती है। रिया, वो देख, वो पेड़, वहाँ रोशनी है। शायद कोई जगह मिल जाए रहने के लिए। चलो वहाँ चलते हैं। वो लोग गिरते पड़ते उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। ऊपर से धुआं और खाने की खुशबू आ रही थी। कोई है? प्लीज मदद करो हम पर, हम मर जाएंगे। ऊपर से सुमन और रवि झांकते हैं। बिजली कड़कती है और रोशनी में विक्की और रिया का चेहरा दिखता है। रवि जी, ये तो विक्की और छोटी हैं। क्या? इतनी रात को और इस हालत में? रिया, ये तो भैया भाभी हैं। हमारा परिवार यहाँ इस पेड़ पर रह रहा था इतने दिनों से। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया अपने परिवार के साथ। रवि और सुमन विक्की और रिया को ऊपर लाते हैं। विक्की और रिया गीले कपड़ों में कांपते हुए और सिर झुकाए बैठे हैं। कौशल्या उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल देती है। सुमन उन्हें गर्मा गर्म सूप देती है, जो कि सब्जियों से बना था। रिया, जो कभी पानी भी फिल्टर वाला मांगती थी, आज वो सूप ऐसे ही पी रही थी जैसे जन्मों की भूखी हो। क्यों आए हो यहाँ? वो आलीशान घर, वो 4 कमरे, वो स्पेस कम पड़ गया क्या जो आज इस पेड़ पर लटकने आए हो? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मैंने लालच में आकर अपना ही घर फूंक दिया। वो घर अब हमारा नहीं रहा बाबूजी। हम सड़क पर आ गए हैं। भाभी, दीदी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपकी सब्जियों को कचरा कहा। आज उसी कचरे ने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरा घमंड टूट गया दीदी। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तुम तो इंसान हो। दिल तो बहुत दुखाया है तुमने, पर क्या करें, बाप हूँ। बच्चों को मरता तो नहीं छोड़ सकता। शांत हो जाओ छोटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। इंसान ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। भैया, घर गया है, हाथ पैर नहीं। मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ। मैं कहीं भी काम करूंगा। हम फिर से अपना घर खरीदेंगे। तो फिर ठीक है, कल से काम शुरू। हम अपने इसी पेड़ पर खेती करेंगे और बर्तन बनाएंगे और खुद व्यापार करेंगे। लेकिन ये सब कल से करेंगे। आज रात हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। क्यों माँ जी? हाँ, क्यों नहीं। आखिर है तो मेरा ही नालायक बेटा। चलो सब खाना खा लो। फिर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं।